अभी मुल्क में यकसा सिविल कोड लेकर के बाबेला मचा हुआ है। इस पर बहुत सारी बातें आ रही हैं। मैं आज कांग्रेस की सीनियर लीडर नेहालुद्दीन के दरमियान हूँ और नेहालुद्दीन साहब से मैं जानना चाहूँगा कि ये यकसा सिविल कोड जो बातें आ रही हैं सही तौर से नहीं आ रही हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो इस पर कुछ आप रोशनी डालें। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान के आर्टिकल 14 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में है, ठीक है। लेकिन उसके पहले उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में आर्थिक समानता लाने की बात भी कही गई है। तो हमारी जो सरकार अभी है, लॉ कमीशन से जो उसने रिपोर्ट मांगी है, एक बार लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इसको और राइट रिजेक्ट किया कि अभी इसका माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने दोबारा इस पर चर्चा कराने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश सिर्फ एक सियासी हथकंडा डिवीज़न ऑफ वोट के लिए है। लेकिन अगर ईमानदारी से यूसीसी किया जाए तो यूसीसी का पहले कोई ड्राफ्ट आना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी कौम को, किसी जनता को इस बात से कोई इनकार नहीं है कि यूसीसी मत आइए, लेकिन तय ये करना है कि यूसीसी होगा क्या, कौन सा मुद्दा यूसीसी होगा। और अगर यूसीसी होता है तो जो सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान में है कि हिंदुस्तान में बहुत तरह के मज़हब हैं, ज़ात हैं, ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स के में भी अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं, धर्म हैं, टोटम्स हैं। उरांव प्रथा अलग है, मुंडा प्रथा अलग है। इस तरह से वहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो सरकार ये जो सब इन छोटे छोटे सब बड़े बड़े सभी डिफरेंसेस को जमा कर के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहती है करना अगर, तो ये बहुत आसान काम नहीं है और बहुत ज़रूरी भी अभी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड करती है तो हमने पहले भी लोगों को अपने कहा है, सोशल मीडिया पे मैंने कही है कि कोई इसमें चूँ चरा या हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले सरकार अपना यूसीसी का ड्राफ्ट जनता में लाए और जनता से तब उसे मांगे, ऑब्जेक्शन मांगे या उनकी राय मांगे। पहले राय मांगने का कोई उद्देश्य नहीं है। सरकार का फंडा ही गलत है। आपके पास दिमाग में यूनिफॉर्म सिविल कोड का क्या खाका है, क्या प्लेटफॉर्म पर ले आना चाहते हैं, ये जनता के बीच में पहले रखिए, फिर जनता से उसकी राय मांगिए, फिर ग्रुप डिस्कशन कराइए, उसके बाद जाकर के कोई कंक्रीट रिजल्ट आ सकता है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग कहते हैं, जो आपका कुछ सवाल है कि हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, मुसलमानों का कानून डैमेज किया जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। ये प्रचार किया जा रहा है कि मुसलमानों का किया जाएगा। हम कह रहे हैं कि हिंदुओं का लॉ डैमेज हो रहा है। तो सरकार ये बतावे कि हिंदुओं को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, क्रिश्चियन को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, सिख को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, या सिख को क्या नुकसान होने वाला है, क्रिश्चियन को क्या नुकसान होने वाला है, हिंदू को क्या नुकसान होने वाला है। तो दोनों बात पता नहीं होगी ना। लेकिन ये सिर्फ एक फंडा बनाया जा रहा सवाल इस्लाम का या मुसलमान का, तो मुसलमानों के यहाँ एक एग्जाम्पल है तर्क शेयर बंटवारे का। तो बहुत प्रचार किया जाता है कि साहब जो है मुसलमान जो है लड़कियों को हिस्सा नहीं देते हैं, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। तो आज जान लें इस्लाम के बारे में भी लोग, इस्लाम में तर्का का शेयर है 10 आना 6 आना, 2 बेटी बराबर 1 बेटा के हैं। तो अगर मान लीजिए कि अब देखिए कि इस्लाम का कितना बड़ा डाइवर्सन है या डायमेंशन है कि औरतों को कितना अपलिफ्टमेंट दिया इसने इस्लाम ने। पहला बात नोट किया है कि अगर एक आदमी को 2 बेटा है, 1 बेटी है इस्लाम के अंदर, तो 2 बेटे को मान लीजिए कि 4 शेयर गया, एक 5वां शेयर बेटी को चला गया, तो देखने में लगा कि बेटी को कम मिला, अच्छी बात है। लेकिन जो उसके पीछे का सेंस है वो ये है कि कई लोग बोलते हैं, दूसरे लोग बहुत बातें बोल रहे हैं इस पर कि मुसलमानों का ऐसा नहीं है। मुसलमान कहते हैं कि दोनों में लड़का और लड़की में बराबर हिस्सा नहीं देते हैं। बराबर का ये नहीं, एकदम 17 में बराबर है। देखिए, बराबर ही नहीं है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप। मान लीजिए कि मेरे वालिद ने मेरी शादी की, हमको 10 आना हिस्सा दिया, लेकिन मेरे वालिद ने हमको 10 आना हिस्सा नहीं दिया।
मेरे वालिद का दिल इतना बड़ा है कि दूसरे के घर की बेटी जो उनकी बहू बन के आएगी, ठीक है, उसके लिए मेरे पास 2 आना रखा, उसका अमानत शेयर ठीक है, जैसे वो मेरे पास आ जाएगी वो मेरे 10 आने से 2 आने की हिस्सेदार वो हो जाएगी, तो हम तो 8 आने के हिस्सेदार रहेंगे, ठीक है। उस बेटी को दे दिया, दूसरे के बाप की बेटी को 2 आना मेरे बाप ने दे दिया, और मेरी जो बहन गई 6 आना लेकर के, ठीक है, वो जिस हस्बैंड के पास गई उसके बाप ने मेरी बहन के लिए 2 आना अपने बेटा को दे दिया, तो अब मेरी बहन को भी यहाँ से 6 आना गया, वहाँ से 2 आना हो गया, 8 आना। मेरी वाइफ को जो है बाप के यहाँ से 6 आना मिला, अब ससुर के यहाँ से 2 आना उसको मिल गया, 8 आना हो गया, तो फिर अब फिर अलग अलग कहाँ होगा, दोनों 8 आना बराबर है। फर्क क्या पड़ा कि इस्लाम ने लड़कियों को डबल सिक्योरिटी हाउस दिया है, ठीक है, बाकी जगह लड़कियों को कोई सिक्योरिटी हाउस नहीं है। वो अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से हिंदू लॉ में अमेंडमेंट किया गया और लड़कियों को बराबर शेयर दिया गया अभी, ठीक है, लेकिन वो भी हुआ शेयर कौन, वो शेयर हुआ उसके पिताजी के हिस्से में, ससुर के हिस्से में उस लड़की को अभी शेयर नहीं मिला है हिंदू लॉ में। लेकिन इस्लाम के लॉ में लड़की चाहे दूसरे की बेटी बहू बनकर आए या मेरी बेटी दूसरी की बहू बनकर जाए, दोनों के ससुर को 2 आना दूसरे की बेटी को देना है। ये है इस्लाम का बराबरी का, मसावात का हिस्सा, और औरतों को लड़कियों का सिक्योरिटी और उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम जितना इस्लाम ने किया है, मुस्लिम लॉ में है, उतना किसी लॉ में नहीं है। फिर भी जो बातें उठती रहती हैं और इस पर जो मुबाहिसा लोग करते हैं कि मुसलमानों का तलाक का मैटर, कि कोई भी इशू हुआ तो फलाना तलाक दे दिया, फिर मुता का मैटर आ जाता है, फिर जो दिगर और भी मसाइल हैं उस पर बहस होने लगती है, तो अभी जो टारगेट बना दिया जाता है मुसलमानों को, तो इस मुतालिक क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि तरका का शेयर जो है ये होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में तरका ये होना चाहिए, तरका वो नहीं होना चाहिए जिसमें लड़कियों को जो है सिंगल हाउस मिले। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो तरका का शेयर जो है वो ये ज़्यादा बेहतर है, जिसमें डबल हाउस लड़कियों को दिया जा रहा है अपलिफ्टमेंट के लिए, बराबरी का हिस्सा दिया रहा है, या वो होना चाहिए जिसमें लड़कियों के साथ या तो हिस्सा नहीं है या फिर उसको सिंगल हाउस में रोका गया है। इसी तरह से तलाक का मसला है, मुता का मसला है, कोई भी मसला है, इस पर बैठ करके बात करनी होगी। और ख़ास तौर से मुसलमानों के जो आलिम हैं या पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस्लाम को ठीक से पढ़ करके समझ करके ओपन माइंड से विथ लॉजिक के साथ हिंदुस्तान के सामने रखने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जितना आसानी से इसको समझ सकता है उतना कोई नहीं समझ सकता है, और हिंदुस्तान इसको समझेगा। इसलिए कोई भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हो क्या उस पर हमारी बहस होनी चाहिए। और सरकार पहले हमको ड्राफ्ट लाए, फिर हमसे पूछे, पॉलिटिकल पार्टी से पूछे, तब कोई बात होगी। इसलिए ये अभी जो मामला है ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है। उस एजेंडा को हिंदुस्तान के लोग समझते हैं, हिंदू समझते हैं, मुसलमान समझते हैं, सिख समझते हैं, और ये फंडाबाजी से काम चलेगा। अगर कोई यूनिफॉर्मिटी लानी है तो इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आर्थिक समानता की जो बात कर रही है किया गया है, पहले उस पर कानून लाए, उसको मैनेज करे। अंबानी, अडानी और अरबपतियों और नेताओं के पास खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है और जनता के पास 500 रुपया नहीं है जो घर में खाना पक सके। ये जो आर्थिक असमानता है, पहले इसमें समानता लाई जाए, फिर कोई धार्मिक समानता में लाने की बात पर सरकार विचार करे, मेरी ये राय है। और तभी हिंदुस्तान को अपलिफ्टमेंट मिलेगा, हिंदुस्तान के जनता को रिलीफ मिलेगी, और तब कोई नई सिविल कोड पर सरकार बात कर सकती है। मैं सरकार से आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को पीछे करे और यूनिफॉर्म इकोनॉमी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के हर नागरिकों की इकोनॉमी बराबर हो, इस पर कानून लाए, इस पर बात करे। और अगर बात नहीं करती है तो ये सरकार हिंदुस्तान की जनता को धोखा दे रही है, और हिंदुस्तान की जनता धोखे में आने वाली नहीं है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।